बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे वज़ीर आज़म ने दौरा किया ISI हेडक्वार्टर्स का और वहाँ पे मुलाकात की है उनके वफ़द के। हम कुछ वफाकी वज़रा भी उनके साथ मौजूद थे। एक तो इस हवाले से बात करेंगे, मुल्क की सलामती अमन व इस्तेहकाम के हवाले से बातचीत की गई है। इसके साथ साथ कौमी असम्बली में आज गुफ्तगू रही, मियाँ शहबाज शरीफ भी बोले, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बात की, हमाद अज़हर साहब ने भी जवाब दिया हुकूमत की जानिब से। तो क्या माहौल रहा और क्या गुफ्तगू की गई, ये आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ हम बात करेंगे कि आज मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की है और आइंदा का जो उनका सियासी लाहे अमल है उसका भी जिक्र किया। और इन हाउस चेंज के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ ज़रदारी साहब का भी एक बयान सामने आया था, उन्हें डिस्कस किया था, उसके हवाले से भी कुछ बयान जो हैं वो सामने आए हैं, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना केसेस की जो तादाद है और ओमिक्रॉन केसेस बिलखुसूस जो बढ़ रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। चाहते हैं सर, सबसे पहले तो आज वज़ीर आज़म ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने मुल्क की इस्तेहकाम के हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बातचीत की है। और मौजूदा जो आपको पता है कि DGISI के आने के बाद उनका ये पहला दौरा है, क्या समझते हैं आप? मैं समझता हूँ कि नदीम अंजुम साहब की जब से तैनाती हुई है उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वहाँ जाना था और उनको दौरा वहाँ होना चाहिए था और वो गए हैं। और इस मौका पर मैं समझता हूँ कि ISI पाकिस्तान की पहली दिफाई लाइन है। ISI के मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के दुश्मन जो हैं उनके जो अज़ाइम हैं उनको खाक में मिलाने के लिए ISI का जो किरदार है वो एक तारीख़ी है, सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा। और ISI हमेशा पाकिस्तान में जो हमारी जो डिफेंस लाइन है उस पर, उसके फ्रंट पर है। सही। और हर तरफ जो दुश्मन की चालें हैं, जो दुश्मन हमारे हर तरफ मुतहरक होते हैं, उनको नाकाम बनाने के लिए ISI मुतहरक रहती है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज गए हैं। इस मौका पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक पूरी ब्रीफिंग दी गई है पूरे ख़ित्ते के हवाले से। और तो यकीनन जब तालिबान वहाँ पर आए और उसके बाद जो सूरत हाल बनी, फिर कुछ आपको पता है कि लाइन पर और हमारी जो कंट्रोल है बार्डर लाइन है उस पर भी, बार्डर पर भी कुछ मामलात हुए। फिर उसके बाद हम जो एक बाड़ लगा रहे हैं उस बाड़ पर भी कुछ खबरें वगैरह आती रहीं, उस पर DGISBR ने एक ब्रीफिंग भी दी थी। लेकिन प्राइम मिनिस्टर देखें, जो DGISBR की ब्रीफिंग है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो मीडिया के सामने या उधर नहीं लाई जाती। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को जब ISI हेडक्वार्टर जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी उनको बताई जाती हैं जो फौरी तौर पर आवाम को बताने की ज़रूरत नहीं होती, या बहुत सारे जो ऑपरेशंस चल रहे होते हैं वो भी बताए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी ख़ित्ते की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल और प्राइम मिनिस्टर को सारी जो हैं वो बताई गई होंगी, क्योंकि हम इस वक्त इस ख़ित्ते में मौजूद हैं जी। तालिबान के आने के बाद बहुत सारी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं, मुख्तलिफ मसाइल भी होने, और कुछ दुश्मन क़ुव्वतें ये भी चाहती हैं कि तालिबान की हुकूमत और हमारे दरमियान गलत फहमियाँ भी पैदा हों, तो उनको भी नाकाम बनाना है। क्योंकि हम तो चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अगर अमन होगा, सबसे बड़े अमन के जो हम चाहते हैं, हम ख्वाहिश रखते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा तो पाकिस्तान में अमन होगा, और अगर अफ़गानिस्तान में हालात ख़राब होंगे उसका इम्पैक्ट न सिर्फ पाकिस्तान पर पड़ेगा पर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो ये सारी सूरत हाल प्राइम मिनिस्टर को बताई गई होगी। और मुख्तलिफ जो हैं, मैं समझता हूँ ये बड़ा एक बहुत ज़रूरी था कि सबसे नए DGISI आए हैं, उनके बाद उनसे मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई, और वो सारी चीज़ें जो है ना, अब एक बात जो है वो मैं समझता हूँ बड़ी ज़बरदस्त हुई है जो नदीम अंजुम साहब ने की है। जो साहब DGISI थे जनरल फैज़ हमीद साहब, वो उनकी तस्वीरें बहुत आम होती थी कि वो हर जगह प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफिंग दे रहे हैं, मिल रहे हैं, आ रहे हैं। और ये जो नदीम साहब हैं, नदीम अंजुम साहब, ये जब से हैं इनकी कोई तस्वीर नहीं आई कहीं भी, ना प्राइम मिनिस्टर के साथ ना कहीं और आई है। तो इस हवाले से जब मेरी बहुत जो अस्करी अमूर के माहिर हैं और साबिक़ जनरल हैं, मेरी उनसे बहुत सारों से बातचीत भी हुई, तो उन्होंने कहा कि जो मुख्तलिफ जो खुफिया इदारे होते हैं और खुफिया इदारों के जो हेड्स होते हैं, वो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह वो आएँ और अपनी खुद नुमाई करें या नुमायाँ हों, ये नहीं होना चाहिए। और माजी में जो कुछ हुआ इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर
में भी हो। तो नदीम साहब जब से आए हैं, नदीम साहब ने अपनी कोई किसी किस्म की कोई तस्वीर और कोई चीज़ नहीं की। ये भी मैं समझता हूँ एक बड़ा ज़बरदस्त एक इकदाम है। इसी वाले से मज़ीद भी बात करेंगे और कौमी असम्बली में क्या कहा उसका भी जिक्र करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, जिक्र करेंगे कौमी असम्बली के इजलास का, जहाँ पे आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने गुफ्तगू की, मियाँ शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की, हमाद अज़हर साहब ने आज जवाब दिया है मौजूदा मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उस पर, और हुकूमत का एक नुक्ता नज़र जो है वो पेश करने की कोशिश की है अपोजिशन के जवाब में। जातरीन साहब, आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी ज़ाहिर है शदीद तनकीद की आज हुकूमत पर। उन्होंने कहा जो किसी के सहारे जब हुकूमत बनती है तो फिर उन्हें IMF से मदद चाहिए होती है। आपके इल्म में इससे पहले हुकूमत कहती है कि हम पहली बार तो IMF के पास नहीं गए, तो आप भी IMF के पास जा चुके हैं, पीपल्स पार्टी भी कई बार जा चुकी है, तो क्या फिर इसका मतलब ये है कि जो भी IMF के पास जाता है इसका मतलब है किसी के सहारे से हुकूमत पे आया? पीपल्स पार्टी भी गई है, नून लीग भी गई है IMF के पास, ये बात दुरुस्त है। लेकिन पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आने से पहले या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इक़्तिदार में आने से पहले ये कहीं नहीं कहा, कौम से ये वादा नहीं किया कि अगर मैं इक़्तिदार में आया तो IMF के पास नहीं जाऊँगा। सही है, ठीक है। ये वाला वादा जो है ये जनाब इमरान खान साहब ने किया, और इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम रियासत मदीना के तर्ज पर मॉडल रियासत बनाएंगे। ये वाला वादा अवाम से आसिफ जरदारी साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं किया ना। सही। उन्होंने तो जिस किस्म के हालात मिले उन्होंने उसी हालात में बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश की। यही वजह है कि अगर वो बेहतर परफॉर्म करते हैं तो तमाम तर करप्शन के इल्ज़ामात, हर किस्म के इल्ज़ामात लगने के बावजूद वो 3-3, 4-4 दफ़ा उनकी पार्टियाँ इक़्तिदार में आई हैं। यही वजह है ना। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कुछ ना कुछ तो उन्होंने परफॉर्म किया है। सही। अब ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा था कि हम नहीं कशकोल तोड़ने की बात की थी, IMF के पास नहीं जाएंगे, और जिस तरह ये IMF के पास गए हैं और जिस तरह इन्होंने IMF की शराइत मानी है, कल मेरे ख्याल में हो सकता है ये बजट का ज़मीनी बजट का बिल भी मंजूर हो जाए। ये हो जाना है। सही। कल ये मंजूर हो जाएगा, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है वो अगले 15 दिनों में फिर आवाम पे पड़ेगा। ठीक है, वो आना शुरू हो जाएगा। उसके असरात आवाम पर जो महंगाई होगी, जो हर चीज़ महंगी हो जाएगी, मेडिसिन पहले ही महंगी हैं, आटा भी महंगा हो गया है, चीनी भी महंगी हो गई है, खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। ठीक है। फिर आप ये कहते हैं जी हम रियासत मदीना बनाने के लिए जा रहे हैं। क्या रियासत मदीना में ये हशर कर दिया था आवाम का? सर, ये हमाद अज़हर साहब ने जवाब दिया। आज बिलावल साहब ने भी बात की, शहबाज शरीफ साहब ने भी तनकीद की उनकी मुआशी सूरत हाल पे। अब बिलावल साहब तो ये कह रहे हैं ना कि ये मुआशी तौर पर कन्फ्यूजन है इनको, और ज़ाहिर है जब मुआशी कन्फ्यूजन हो तो फिर मुआशी मौत के मुतरादिफ होती है। ये कन्फ्यूजन तो हमें नज़र आ रही है। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने आज कौमी असम्बली में फ्लोर ऑफ द हाउस पर बड़े सबके सामने ये बात की अदीदा दलेरी से कि जनाब पूरी दुनिया हमारी पॉलिसीज़ को तस्लीम कर रही है और आप हम पे तनकीद कर रहे हैं। हम वो कहते हैं कि जनाब PP दौर में महंगाई 25% थी, हम 10% पे लेके आए हैं। हम इस साल जो है एक्सपोर्ट को 30 अरब डॉलर तक लेके जाएंगे। ये फिगर्स है हमारे सामने जो आज हमाद अज़हर साहब देते रहे, आप भी सुनते रहे, हम भी सुनते रहे। तो ये तो दुनिया वो कह रहे हैं आप तस्लीम कर रही है। हमाद अज़हर साहब ने ये भी कहा कि मुस्लिम लीग नून जो है मुल्क को दिवालिया होने के करीब छोड़ कर गई। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है एतजाज़ साहब कि इनको ये पता नहीं था कि ये दिवालिया के करीब छोड़ के जा रही है, और हमने इसको कैसे बेहतर करना है और हमने कैसे इसको उठाना है। और इनको अगर ये पता था तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जनाब इमरान खान साहब ये क्यों कहते रहे कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे? ठीक है, IMF के पास नहीं जाएंगे, और जिस IMF में जिस कंडीशन पे और जिस तरह का इन्होंने IMF के मुतालबात माने हैं वो तो आने वाले दिनों में आपको भी और मुझे भी और आवाम को भी पता चल जाएगा। बात यह है कि इस हुकूमत के तमाम वज़रा, तमाम मुशीर, फ़ौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है इन्होंने, वो सारे के सारे इस बात पर उनको कहा गया है कि आप ढटाई से बात करें, आप ढटाई से बात करें। बेशक कोई गलत आज़ाद शुमार हैं तो वो भी हैं, और आप ढट के बात करें और उस पर खड़े हो जाएं। सही है सर, गरीब आदमी की जो हालत है ना, ये जो इन्होंने कहा जी हम 30 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट ले जाएंगे, ये अल्लाह खुदा करे 50 अरब तक ले जाएं, लेकिन जब लेके जाएंगे तो पता चलेगा ना। पहले तो सिर्फ कहने की बात वो जो दिवालियापन छोड़ के गए थे उसके लिए क्या पॉलिसी थी आपकी? अगर IMF के पास नहीं जाना था तो फिर क्या पॉलिसी थी, वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ रही? और फिर ये कौन सी पॉलिसी है जिसको दुनिया तस्लीम कर रही है? जिस तरह वज़ीर आज़म कहते हैं बोरिस जॉनसन मेरी पॉलिसी को फॉलो करता है। देखें, अल्लाह करे कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं, पूरी दुनिया के हुक्मरान वज़ीर आज़म इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो करें, लेकिन उनके मुल्क का ये हाल ना हो जो हमारे मुल्क का हो गया है।
हमारे यहाँ गुर्बत, बेरोज़गारी और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। आप यकीन करें कि ये जो इन्होंने पनाहगाहें बनाई हुई हैं, इन पनाहगाहों में तो लोग जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, मेरे ज़ाती इल्म है, जो बेचारे पनाहगाहों में जाकर लाइनों में खड़े होकर खाना नहीं ले सकते। सही, उनकी एक समाज में एक रिस्पेक्ट मौजूद है। तो इस मुल्क में मैं समझता हूँ कि मुआशी बहरान जो है वो अपनी शिद्दत अख्तियार कर रहा है, और आने कपल ऑफ वीक्स में आप देखेंगे कि उसके जो असरात हैं वो पॉलिटिक्स पर भी पड़ेंगे, उसके असरात जो हैं मुल्की मईशत पर भी पड़ेंगे, और जो तर्ज हुक्मरानी है उस पर भी पड़ेंगे। अच्छा, यानी सियासत पर तर्ज हुक्मरानी पे, यानी अवाम के साथ साथ, और फिर जाहिर है जब अवाम की बात होगी तो फिर अवाम अपना जवाब भी देगी। लेकिन इसके साथ साथ मेरा सवाल ये है कि मौजूदा जिस मुआशी सूरत हाल का जिक्र किया गया, जिस फ्रेमवर्क के तहत या जिन कंडीशंस पर हमने IMF की शराइत को माना, वो तो हम सबके सामने है। और मुआशी सूरत हाल का खुद एक जानिब वज़ीर आज़म कहते हैं कि हाँ जी महंगाई है और 3 महीने के बाद ठीक हो जाएगी, और जो दीगर वज़रा हैं वो कहते हैं नहीं जी हमारी तो पॉलिसी बहुत अच्छी जा रही है। चलें, ये तो अपनी जगह पर ठीक है, डिफेंड करना काम है हुकूमती तर्जुमानों का। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारी मईशत तरीन साहब श्रीलंका से भी बुरी है? आज की ये खबर है श्रीलंका ने IMF के पैकेज को मुस्तरद कर दिया है, और श्रीलंका ने कहा है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हम चीन की तरफ जाएंगे। तो क्या हम उससे भी बुरे हालात में गुजर रहे हैं कि हमें IMF के इस इंतहाई मुश्किल पैकेज को तस्लीम करना पड़ा? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, कौम का जो लीडर होता है ना, वो फैसले करता है कौम के बारे में, और कौम को आमादा करता है कि हमने IMF के पास नहीं जाना तो क्यों नहीं जाना। ठीक है, ये जो सारे आपने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ जो मईशत की पूरी टीम है, अभी तरीन साहब आए हैं, शौकत तरीन साहब, इनसे पहले जो थे हफीज़ शेख साहब, वो IMF के साथ काम करते रहे, वो अब कहाँ हैं? तो नहीं है ना पाकिस्तान में। इसी तरह बाकर रज़ा साहब जो हैं वो IMF, और फिर वो बड़े मतलब उस दिन स्टैंडिंग कमेटी में आए हुए थे बाकर रज़ा साहब, और बड़ा सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि जी मैंने IMF के साथ काम किया, कोई जुर्म तो नहीं किया ना भाई, IMF के साथ आपने काम किया, आप मिस्र गए, मिस्र की मईशत का आपने जनाजा निकाल दिया, वहाँ से लोगों ने एहतजाज करके आपको निकाला। अब आप पाकिस्तान में आ गए हैं, और पाकिस्तान में आकर ये लोग जो हैं जी, ये आप यकीन माने, हफीज़ शेख साहब चले गए ना वापस, इसी तरह जब बाकर रज़ा साहब फारग होंगे तो वो भी अपना बैग उठाएंगे चले जाएंगे। शौकत तरीन साहब यहाँ रहेंगे, लेकिन उस दिन शौकत तरीन साहब ने एक बात कही है अपने एक तकरीब में खिताब करते, उन्होंने कहा अगर मैं इस ओहदे पर रहा तो महंगाई कंट्रोल करूँगा। ये सर आप तरीन साहब को, तरीन साहब मैं सिर्फ ये क्वेश्चन दे रहे हैं, मैं ये नहीं क्वेश्चन दे रहा, ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि तरीन साहब को भी अब ये लग रहा है कि रहा, कोई पता नहीं है कि वो रहते भी हैं कि यहाँ नहीं रहते। ठीक है, मैं ये बात कर रहा हूँ कि जो सूरत हाल बन रही है उस पर भी पता नहीं मुश्किल फैसले करने पे तरीन साहब अब खड़े होते हैं कि नहीं होते। तो बात यह है कि बदकिस्मती ये है तरीन साहब की, अगर सॉरी टू कट यू, तरीन साहब की आपने बात की है, शौकत तरीन साहब वज़ीर ख़ज़ाना, क्या आप वो उनकी ये गुफ्तगू से ये बात अक्स कर रहे हैं कि वो खुद रहे या ना रहे, जैसे हफीज़ शेख चले गए या बाकी चले गए वो जा सकते हैं, या वो हुकूमत की जानिब इशारा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि उस पर मैं अगले बात करूँगा हुकूमत के हवाले से। शौकत तरीन साहब जो है ना वो अपने बारे में कह रहे थे, ठीक है, अपने बारे में कह रहे हैं, वो पता नहीं अब रहें या ना रहें, लेकिन शौकत तरीन साहब मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत आप जितनी मर्जी करते रहें, जब आप पॉलिसियाँ जो है ना, ओवरऑल जो पॉलिसी इम्पैक्ट उसका पड़ता है। बिल्कुल ठीक है, और अगर आप उसकी पॉलिसियाँ ठीक नहीं करेंगे, मुआशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं करेंगे, तो उसका इम्पैक्ट इसी तरह पड़ेगा जो अभी नजर आ रहा है। अच्छा चलें, शौकत तरीन साहब अपना कह रहे हैं, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो किसी और का कह रहे हैं। शहबाज शरीफ आज असम्बली में भी बोले हैं और मौलाना फजलुर रहमान के साथ गुफ्तगू भी किया है, इनका कला अमल बताया है। तो जो मैंने सवाल किया मेरे ख्याल में उसका जवाब अगले उस टॉपिक में उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल का। आज मियाँ शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुलाकात हुई और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है और आइंदा के नया अमल का ऐलान किया है। तरीन साहब, आपके इल्म है मौलाना साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने PDM में चूँकि वो चल रहे हैं, तो उन्होंने एक तो 23 मार्च की पहले ही मौलाना साहब ने डेट दी हुई है और उन्होंने कहा कि 25 जनवरी को PDM का सरबराही इजलास भी तलब कर लिया गया है। तो क्या होने जा रहा है कि ये मार्च में एक जानिब हम देख रहे हैं कि फरवरी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मार्च का ऐलान किया हुआ है। जब मार्च का ऐलान मौलाना फजलुर रहमान ने किया और 23 मार्च की जब उन्होंने तारीख़ दी, तो मैंने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों का ख्याल ये था कि मार्च में डबल मार्च और अगस्त में अबाउट रन भी हो सकता है। अच्छा,
लेकिन बज़ाहिर अब ऐसे लग रहा है कि ये जो अपोजिशन के रहनुमा मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं, ये किसी अदम एतमाद की तरफ जा रहे हैं। अदम एतमाद के बारे में आपको याद होगा कि आसफ़ अली ज़रदारी साहब जो हैं वो बहुत पहले ये कह रहे थे कि हमें तारीख़ अदम एतमाद लेके आनी चाहिए, पंजाब में भी और मरकज़ में भी। ये अब चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। ANP ने भी 6 फरवरी को अपनी जो है एक मरकज़ी कमेटी का इजलास कराची में तलब कर लिया। अच्छा। ANP ने भी, और सारी जमातें जो हैं वो मशावरत कर रही हैं। पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है 5 जनवरी को उन्होंने लाहौर में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की, उसमें सारी चीज़ें तय हो गई। इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान साहब और PDM के बाकी लोग जो हैं, और आज जो मिली मुलाकातें हुई हैं, ये मार्च शायद हो सकता है इनको मार्च करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अच्छा, ये भी बात ये है। आप समझते हैं कि मार्च, लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्च में, मार्च से पहले कोई और मार्च हो जाए? मार्च से पहले ही शायद मामलात किसी और तरफ चले जाएं। अच्छा, बज़ाहिर जो सूरत हाल लग रही है, ठीक है, कि ये चीज़ें जो हैं वो ऐसे हो जाएं। बहुत सारे बाखबर लोग जो हैं वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें की कहानियाँ सुना रहे हैं। कुछ कहानियाँ वो ऐसी भी बता रहे हैं जो ऑन एयर हम नहीं कह सकते। अच्छा, तो वो सारा जो एक नक्शा बना रहे हैं फ्यूचर का, उसमें ऐसे लग रहा है कि अपोजिशन जो है वो ऑप्शन, जिस ऑप्शन पर मियां नवाज शरीफ साहब राज़ी नहीं हुए थे जब पीपल्स पार्टी ने ये ऑप्शन दिया था, अब वो भी राज़ी हो गए हैं और बाकी लोग भी राज़ी हो गए हैं। और इस हवाले से आसफ़ ज़रदारी साहब को, आपको याद होगा 27 दिसंबर से पहले एक दिन वो यहाँ आए थे, तो आपने मुझसे ये क्वेश्चन किया था, आपके पास रिकॉर्ड होगी। तो मैंने कहा आसफ़ अली ज़रदारी साहब का जो इलाज है वो तो कराची में ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल में होता है या दुबई में होता है। तो आपने कहा यहाँ कोई इलाज, तो मैंने कहा यहाँ तो सबसे अच्छे डॉक्टर जो हैं वो CMH में हैं, जो दिल के डॉक्टर हैं बहुत अच्छे जी। मैं ख़ुद भी वहाँ चेकअप कराता रहता हूँ और भी बहुत सारे कई दोस्त कराते हैं। तो वहाँ तो वो चेकअप नहीं कराते। चले गए और चेकअप कराने तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी और सूरत हाल ऐसे बता रही है कि जैसे कोई अदम एतमाद आने वाला है। इन हाउस चेंज की इधर भी तजावीज़ हैं, PDM में भी और पीपल्स पार्टी भी कह रही है। दूसरी जानब जाते जाते सर, ओमिक्रॉन के केसेस मुल्क में बढ़ रहे हैं और एक मरतबा सूरत हाल जो है वो फिर ख़राब हो रही है। ज़ाहिर है इसमें हमें ये हमारा फ़र्ज़ है कि लोगों को तो हम कहते ही हैं कि वो एहतियात करें। आप क्या देख रहे हैं सूरत हाल, आगे कुछ नए इक़दाम भी पेश आने वाले हैं? मेरी आज कुछ डॉक्टरों से बात हुई है तो उन्होंने कहा कि 4% से ज़्यादा हो गई है शरह इसकी जी। तो मतलब ये एक ख़तरे की घंटी तो है। डॉक्टर अताउर रहमान साहब ने कहा है कि आज अगर 100 हैं तो कल 300 हो जाएंगी और परसों उससे ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को इस पर तवज्जो देनी चाहिए और को माजी की तरह, जैसे माजी में बहुत मौसर और अच्छी पॉलिसी बनाई कोरोना पर, अभी भी वो बनानी चाहिए। और जो बूस्टर डोज लगवाने वाले लोग हैं वो बूस्टर डोज भी लगवाएं और गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकलें और कोरोना SOPs पर अमल दरामद करें। ठीक है, इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।